students, how are you? As you know well, you are going to face your chemistry paper of first unit board examination on 14 December. एंड आप लोगों को 3 days का गैप है और इस गैप में आपको बहुत स्मूथ प्रिपरेशन कैसे करना है, जैसे 35 out of 35 your score must be अल्टीमेटली आपको अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को किस तरह से स्मूथ वे पे लाना है कि आपको इन्हीं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में फोकस करना है एंड हैव यू ओनली 2 chapters, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में इन्हीं 2 चैप्टर को विद न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करना है और इसमें सॉलिड में कुछ टॉपिक ऐसे जिन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, लाइक डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, नेक्स्ट यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यूनिट सेल में आप सिंपल यूनिट सेल, BCC, FCC, इनमें इस रेडियस ऑफ स्फीयर एंड साइड लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इन तीनों में रिलेशन, BCC सिंपल क्यूबिक के लिए रेडियस ऑफ स्फीयर और साइड लेंथ में रिलेशन क्या होगा, BCC में क्या होगा, FCC में क्या होगा, CCP में क्या होगा, CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एंड SCP में क्या होगा। इसके साथ आपको ये बहुत जरूरी जानना है कि व्हाट इज द क्लोज पैकिंग, और क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में खासकर आपको SCP और CCP को CCP में फोकस करना है और जैसा आपको मालूम होना चाहिए कि CCP में वो सारे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं जो FCC में होते हैं। सभी यूनिट सेल की कोऑर्डिनेशन नंबर और जेड की वैल्यू डिसाइड करना आपको अच्छी तरह आना चाहिए। डेंसिटी के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। क्लोज पैकिंग के आधार पर किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला कैसे फ्रेम करते हैं, इस कैटेगरी की इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। ओके, इसी कैटेगरी में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आना चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में आने की। जो 2 तरह के वाइट्स आप पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल वाइट्स और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। टेट्राहेड्रल वाइट्स की रेडियस और स्फीयर की रेडियस में रिलेशन बाय द सेम वे, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स की रेडियस और स्फीयर की रेडियस में रिलेशन। ओके, देन रिलेटेड टू डिफेक्ट, both type of defects, Frenkel defect, Schottky defect and non-stoichiometric defect, non-stoichiometric defect। तो इसमें फ्रिंकल और शॉटकी में फोकस करते हुए नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। ओके, इनमें आपको अच्छी तरह फोकस करना है। मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशिएंट, F सेंटर, ओके, और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो स्टाइकोमेट्रिक स्टेट में कुछ आयनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, उसमें हमें बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सॉलिड स्टेट से तैयार करते हुए टॉपिक में ध्यान रखते हुए सॉल्यूशन में खासकर आपको थ्योरी के लिए स्पेशली जो थ्योरी में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सर, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सर, बिग एग्जाम्पल, और इसके साथ जितने भी राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, ओके, या ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन सबके एप्लीकेशन मॉडल से आना चाहिए। हेनरीज लॉ, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन, उसके साइड इफेक्ट में होने वाली डिसीज बाय द सेम वे, हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादा फोकस करना है। देन अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए मींस ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। राउल्स लॉ के एप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना है, एक राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर, ओके, एंड सेकेंड कैटेगरी राउल्स लॉ फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
राउल्स लॉ फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमें इसके लिमिटेशन को ध्यान रखना चाहिए, वेयर वी हैव टू यूज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रिलेशन बिटवीन मोलिलिटी बहुत अच्छी तरह से कंफर्म होना चाहिए। स्पेशली राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड मिक्सर में जो हम केमिकल कंपोजिशन निकालना होता है लिक्विड कंपोनेंट का लिक्विड स्टेट में और वेपर फेज में, यदि आपको उसमें सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है इट मींस आपको गेस करना चाहिए वी हैव टू कैलकुलेट फ्रैक्स पर्टिकुलरली उनका मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपको जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम बाई द सेम डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। तो मोलिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, ओके, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। कुछ पॉइंट्स आपको जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या एलिवेशन इन मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप के कई एग्जांपल आपको आना चाहिए। उसी तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन से रिलेटेड कई एग्जांपल्स आपको आने चाहिए। एग्जांपल दिए होते हैं और आपको गेस करना होता है इसमें कौन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है एंड विच इज रिलेटेड टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन में और जो जनरल स्ट्रेंथ है मींस मोलैरिटी, मोलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ इन पीपीएम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में भी आपको काफी फोकस करना है। क्लियर? बस कहीं पर भी यदि न्यूमेरिकल में हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ से रिलेटेड सॉल्युबिलिटी है तो सॉल्युबिलिटी मींस यू हैव टू डिसाइड मोल फ्रैक्शन और इनको सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेना है और इनकी अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद सेकेंड कैटेगरी में आप पहुंचेंगे पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि आप जानते हैं हेलो एल्केन, हेलो एरीन, alcohol, phenol, ether and biomolecules. You have to focus on these chapters. Okay, basically in this chapter first of all either haloalkane or haloarine, alcohol, phenol, ether और biomolecule, इन सभी चैप्टर्स में आपको रीजनिंग उस रीजनिंग में फोकस करना है विच इज रिलेटेड टू जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यूज ऑफ रेजोनेंस, यूज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इनमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, इनसे रिलेटेड रीजनिंग सभी ऑर्गेनिक चैप्टर्स में मिलेगी। इसके साथ साथ जो नेम रिएक्शंस हैं चाहे हेलोएल्केन या हेलोएरीन से रिलेटेड हो, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो, फिंकल-स्टीन रिएक्शन हो, अबोनोलिसिस रिएक्शन हो, वुड्स रिएक्शन हो, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो विद लिमिटेशन। ओके, इसी तरह से अल्कोहल फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ, वाई फिनॉल इज नॉट अल्कोहल। ओके, फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ को एनालाइज करने के लिए बेंजीन रिंग में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल को, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक्स में किस तरह से वेरिएट करती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, बाय द सेम वे फिनॉल की प्रिपरेशन प्रोसेस and all the chemical properties are most important. By the way, ether में चलेंगे तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन और ईथर से रिलेटेड जो आपको एचआई के साथ रिएक्शन खासकर दोनों स्ट्रेंथ के साथ इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ईथर में जो एनिसॉल की बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर भी आपको हाईली फोकस करना है। इसी तरह से आप जो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर या हेलोएल्केन, हेलोएरीन में डिफरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, डिफरेंस, ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, दो कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे फिनॉल एंड अल्कोहल में, एथेनॉल में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में किन रीजन को यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या है। ओके, तो ये जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कई तरीके से पूछी जा सकती है। कहां पर एक्वस KOH यूज करते हैं, कहां पर एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। ठीक है,
और इन चैप्टर्स में जो आपके इंडेक्स दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सरसाइज दिए हैं, उनको सॉल्व करते हुए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत फोकस करना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट सारे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर चैप्टर्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको आप इग्नोर ना करें। इस तरह बायोमॉलिक्यूल्स में आपको टाइप्स ऑफ सैकराइड्स, ओके, टाइप्स ऑफ सैकराइड के साथ ओलिगोसैकराइड, डाई ओलिगोसैकराइड, ट्राई ओलिगोसैकराइड, ओके। इसके साथ साथ आपको ग्लूकोज की प्रिपरेशन प्रोसेस, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज as well as Haworth structure of fructose, difference between glucose and fructose, okay। और इसकी ग्लूकोज की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, some are based on alcohols and some are based on aldehyde group, ठीक है। देन इसके साथ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, उसी तरह प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज क्या होंगे, अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आपको थारोली फोकस करना है, क्लियर। और इनके साथ आपको ये भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, डिवीजन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में कौन से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं, कौन रिटेन रह जाते हैं, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली कलेक्ट करना है, ओके। प्रोटीन के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो न्यूक्लिक एसिड है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है, इनको हम नेचुरल पॉलीमर क्यों कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है। शुगर्स, नॉन शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, यूज ऑफ फेलिक सॉल्यूशन, यूज ऑफ टॉलरेंस रीजन, क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है, कहाँ कर इनको वाइडली हम यूज करते हैं। और देखिए चूंकि इंटर कन्वर्जन आप करना नहीं है, लेकिन जो रीजन चाहे बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े हो, ठीक है, या अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़े हो, या एल्कोहल एल्लोएरिन में, उन रीजेंट्स रिएक्शन से जो रिलेटेड है, मैकेनिज्म में किन किन स्टेप की जरूरत पड़ती है, किस स्टेप में क्या बनता है, उन स्टेप को नहीं पूरा लिखना है, लेकिन उन स्टेप में किस रीजन की कहां पे जरूरत होती है, इस पर आपको थरोली फोकस करना है, ठीक है। देन बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ जैसे डीएनए और आरएनए है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन से नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस है जो डीएनए में होते हैं, कौन कौन से आरएनए में होते हैं, कौन ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस है डीएनए में होते हैं, आरएनए में नहीं होते, आरएनए में होते हैं बट डीएनए में नहीं होते हैं। आरएनए डीएनए का एप्लीकेशन, जो पॉइंट टू रिमेंबर एनसीईआरटी में होते हैं, उन पे बहुत फोकस करना है, ओके। हमें इंटेक्स का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में छोड़ना नहीं, उनके देखना कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इसके बाद जब पी ब्लॉक में ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर रिवीजन के बाद यू हैव टू मूव टुवर्ड्स पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में वैसे तो आपको सब पढ़ना है, लेकिन खासकर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, उनकी ज्योमेट्री, प्रिपरेशन प्रोसेस बाय द सेमी कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन 18th ग्रुप में, उनकी प्रिपरेशन प्रोसेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी विद ज्योमेट्री में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन्स आर मोस्ट नेसेसरी, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। 15th ग्रुप में हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ, उनका बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे आने पर किस तरह वेरिएट करता है। किसी भी ग्रुप में अगर 15, 16, 17 एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को ऊपर से नीचे आने पर क्या वेरिएशन होता है, किन के कांस्टेंट हो जाते हैं, किन में चेंज होते हैं। इसी तरह जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, उन ऑक्सो एसिड की बेसिसिटी इंटर हैलोजन के हों या हैलोजन के हों या नाइट्रोजन के हों या सल्फर के हों, ओके, उनकी बेसिसिटी और उनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और पी ब्लॉक में खासकर जब किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन याद करें तो फंडामेंटली याद करें। फंडामेंटल किस पर डिपेंड करता है बेटा, आपको ये देखना पड़ेगा
कि रिलेटेड कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है या रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है या दोनों का ही वर्क करता है, एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है या एम्फोटेरिक नेचर है, और इसका बहुत आसानी से पता लगा लेंगे, क्योंकि इसके बिना रिएक्शन पे आप कमांडिंग नहीं कर सकते। तो विद इन सम 2 or 3 hours यू कैन मेक कमांडिंग इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स बाय अडॉप्टिंग द कॉन्सेप्ट। अब ओजोन है, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, किसको किसमें कन्वर्ट कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी, क्यों, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, बाय द सेम HNO3, उसकी सारी प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन प्रोसेस। ओके, एंड आपका नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने अमोनिया है उनके कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टीज, सिंपल प्रेसिपिटेट बनाने का कॉन्सेप्ट। क्लियर। पी ब्लॉक में मेन आपको कंसेप्चुअल बेस्ड रिएक्शन पढ़ना है, वेरिएशन ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वाटर साल्ट सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इन पर पी ब्लॉक में ये सारे पॉइंट में आपको, और पी ब्लॉक में ज्योमेट्री के लिए आप विस्पर थ्योरी पर बहुत ध्यान रखें। O2 पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक या मोटी का भी एप्लीकेशन आ सकता है। ओके, और इनको सभी रिवीजन करने के साथ पी ब्लॉक में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उनको व्यूज जरूर देख लें। ओके, हमें ये भी ध्यान रखना है ब्लीचिंग करेक्टर, कई कंपाउंड क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ब्लीचिंग करेक्टर में कौन कहाँ यूज करते हैं, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन बिलो एवरेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें जल्दबाजी करके कोई ऑप्शन को टिक ना करें, पहले थरोली पढ़ लें। यदि कंफ्यूजन होता है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये जो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है और उस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। ओके, आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने के बाद ये आपको कंप्लीट कर लेना विद इन 2 days, क्योंकि लास्ट डे आई मीन टू से मंडे को आपको जितना रिवीजन करेंगे, रिवीजन के दौरान चैप्टर में 3 कैटेगरी क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लीजिए, बिलो एवरेज, एवरेज एंड स्टैंडर्ड। ये आप कैटेगराइज कर लेंगे। तो बिलो एवरेज आप 2 दिन में देख चुके होंगे, एवरेज देख चुके होंगे, लास्ट डे में केवल जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, जो तुम्हें किसी न किसी पॉइंट से डिस्टर्ब कर रहे थे, जिनके आंसर को अटेम्प्ट करने में बार बार इधर उधर देखना पड़ता है, मीन्स कंसेप्चुअल मिसिंग कर रहे हैं, उन पर फोकस करने के लिए ये देखिए उस किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, उस कॉन्सेप्ट को कई बार आप देख लीजिए। ठीक है, रिलैक्स होकर के आप पेपर देंगे। पेपर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से NCERT पर ही बेस्ड होगा। बस कुछ बेसिक चीजें जैसे अच्छा ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, रेजोनेंस, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, कहीं पर हाइपर कंजुगेशन का भी यूज होगा। ठीक है, आपका रेडॉक्स, पी ब्लॉक में रेडॉक्स और विस्पर थ्योरी का बहुत ज्यादा यूज होगा, इस पर भी फोकस करना है। ठीक है, और प्रॉपर रिवीजन करते हुए लास्ट डे आप पेपर में पहुंचेंगे, सारे क्वेश्चंस, सारा लॉजिक NCERT पे होगा। आपको कुछ चीजों में अपनी मिस्टेक को बचाना है, जैसे एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। एसर्शन और रीजन में एक मिस्टेक होगी, आप ध्यान से देखिए, एसर्शन का स्टेटमेंट भी सही लिखा होगा, रीजन भी सही लिखा होगा, लेकिन ये ध्यान देना है कि रीजन एसर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अधिकतर मिस्टेक इसी में स्टूडेंट करते हैं, आप ये मिस्टेक ना करें कि आपने एसर्शन देखा सही लिखा है, रीजन स्टेटमेंट सही लिखा है, तो आप ऑप्शन ए को ना करेक्ट कर लें। कि अब बहुत सारे में ऐसा होगा कि एसर्शन तो सही होगा, रीजन भी सही होगा, रीजन एसर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। इसमें जरूर ध्यान दें एसर्शन और रीजन को, और इसके करने की एक ही तरीका है, जिस टॉपिक से वो रिलेटेड हो थोड़ा सा शांत होकर के उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं और इसके बाद फिर चॉइस करें। यदि आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो उस एक चीज का ये ट्रिक भी होता है कि आपके ऑप्शंस होंगे, 45 क्वेश्चन करना है 55 क्वेश्चंस में, तो देखिए किस सेक्शन ए में 25 में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 24 में 20 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 6 में 5 क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, जो डाउटफुल है, ऑप्शनल में उन्हीं को छोड़िए। ठीक है, और ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना है कि अब आपके ऑप्शंस में जो आप अटेम्प्ट करते हैं उसके जो स्टार में लिखते हैं वो किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, 35 में 35 स्कोर होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।